क्योंकि ऑफिसर्स पहले सैंडहर्ड अकेडमी, सैंडहर्ड रॉयल अकेडमी, रॉयल सैंडहर्ड अकेडमी सॉरी से इंग्लैंड से आते थे, ब्रिटिश से आते थे, अधिकारी थे। और 1932 में आईएमए जो मेरे ठीक पीछे है, आईएमए की स्थापना हुई। और आईएमए में जब इंडियन अफसर्स आने लगे तो हम लोगों का जेसीओ का क्रेज धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया गया। लेकिन यकीन मानिए इंडियन कमीशन जेसीओ ही है। और वहां पर जो पहले संस्थापक 1932 में जनरल फिलिप चैटवुड, तो चैटवुड सिद्धांत भी कहते हैं, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, कि सबसे पहले देश के लिए सोचें, फिर अपने सबऑर्डिनेट नीचे वालों के लिए सोचें, और अंत में अपने बारे में। तो क्या ऐसी हो रहा है या ठीक उल्टा कर दिया कि सबसे पहले मैं बाकी बाद में? ये आप समझते रहे ना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आप सबका स्वागत। तो जिस प्रकार आपने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों में, इसके अलावा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब से पर देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th CPC की घोषणा कर दी है। तो घोषणा के बाद अब तक देखते हैं कि पोस्ट वार पे कमीशन से अब तक 7th CPC तक क्या हुआ, उसका एक समरी इसलिए भी जरूरी है कि जैसे आजादी 1947 में मिली, देश आजाद हुआ, एक बड़े दल ने राज किया। मैं किसी का समर्थक या विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, ना कहां से दोस्ती, ना कहां से बैर, लेकिन विश्लेषण की बात है। उस समय के दौर में विपक्ष बहुत कमजोर रहा होगा, यानी कि सत्ता पक्ष कोई प्लान करता है, कोई फैसले निकालता है, कोई योजना बनाता है, कोई कानून निकालता है, तो उसमें सभी की राय होनी जरूरी है। जितना मजबूत पक्ष है उतना ही मजबूत हमेशा विपक्ष भी हो, तो चीजें सही होती हैं। विपक्ष का काम हमेशा सत्ता पक्ष को गलत काम करने से रोकना भी है। और क्या ये बात, अगर आप सीपीसी को पोस्ट वार पे कमीशन से 7th CPC तक 7 पे कमीशनों पर अगर आप इसी बात को जोड़कर देखते हैं तो वही बात सामने आती है कि क्या आपका पक्ष वहां पर कमजोर रहा होगा? क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जेसीओ वार के रिप्रेजेंटेटिव क्या वहां पर थे? यदि थे, रहते हैं, तो क्या वो केवल खाना पूर्ति होती है? तो इसी चीज का विश्लेषण 1947 से लेकर 2016 के 7th CPC तक का एक विश्लेषण लेकर आया हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों के समझ में भी बेहतर कॉन्सेप्ट आ जाए और कहां हम लोग जागरूक नहीं थे, क्या सोए रह गए थे, क्या हमारे अधिकारों के प्रति कभी किसी ने कहा है, क्या लिपापोती ही नहीं की गई, क्या लॉलीपॉप ही पकड़ाया गया और केवल कागजों में ही हर चीज मेंशन हुई, उसी को देखते हैं। तो आजादी के बाद पहला पे कमीशन जुलाई 1947 का, जिसे पोस्ट वार पे कमेटी कहा गया। कमेटी इसलिए क्योंकि कमीशन अलग चीज है जिसमें सीसीएस के, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के सभी एम्प्लॉयर्स आते हैं। सेनांग के लिए अलग सी कमेटियां बनती थी क्योंकि उनके काम करने का तरीका, लेंथ ऑफ सर्विस और ड्यूटीज अलग किस्म की होती हैं। जब पोस्ट वार पे कमीशन के बाद जब वार रिलेटेड अलाउंसेस सारे समाप्त कर दिए गए, अबोलिस्ट कर दिए गए, तो वेतन निर्धारण की मुश्किल आई। उस प्रकार तो वेतन सैनिकों का बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वहां पर परिभाषित किया गया कि सिपाही एज लाइक अनस्किल्ड लेबर। दोबारा बोल रहा हूं, सिपाही एज लाइक यानी सोल्जर जो होता है वह अनस्किल्ड लेबर है। और अधिकारियों को परिभाषित किया गया कि वो A क्लास अधिकारी के बराबर से उनकी शुरुआत होनी चाहिए, यानी परिभाषा काउंटर पार्ट के साथ इस प्रकार रखी गई। अच्छी बात है, A क्लास अधिकारियों के साथ होना भी चाहिए। और उस समय पर A क्लास अधिकारी की तुलना JTS जूनियर टाइम स्केल सिविल ऑफिसर्स के बराबर एक सेकंड लेफ्टिनेंट को माना गया। लेकिन आप अनस्किल्ड लेबर थे, और जितने भी आजादी से पहले आपको विक्टोरिया क्रॉस हो, चाहे इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट हो, या भारतीय विशिष्ट सेवा पदक जैसे बड़े बड़े करो, या जॉर्ज क्रॉस हो, जो भी दिए जाते थे वो सब लेबर टाइप सोल्जर्स को ही दिए जाते होंगे। अब बात करते हैं 1960 की। रघुरमैया कमीशन अब्लिक कमेटी 1960 में, तब भी तीनों सेनांगों की कमेटी बैठी और रघुरमैया कमीशन में भी परिभाषा में कोई अंतर नहीं आया, दोहराऊंगा नहीं। सिपाही एज लाइक अनस्किल्ड लेबर, ऑफिसर्स एज लाइक JTS जूनियर टाइम स्केल क्लास A। अब बात करते हैं 1973 की। एक बड़ा बदलाव, एक संयुक्त दौर, जब 1973 में सभी सेनांगों को CCS में मिला दिया गया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के साथ एक ही पॉलिसी में। इसे ही सेना के लिए, सिविल के लिए तीसरा
लेकिन सेना के लिए पहला पे कमीशन माना जाए। पहली 2 कमिटियां थी। यहां पर जब सिविल सर्विसेज के साथ सेनांगों को मिलाया गया तो यहां पर भी परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है। यहां पर जो परिभाषित किया, देखिए कितना बढ़िया किया कि ऑफिसर्स एज लाइक सेम जेटीएस क्लास ए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन सोल्जर्स एज लाइक सेमी इंडस्ट्रियल लेबर, यहां पर भी आप लेबर ही थे, थोड़ा सेमी इंडस्ट्रियल लेबर के बराबर हो गए थे, औद्योगिक जगत के अर्धकुशल श्रमिक के बराबर ही थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे मैं अगर आपको संदर्भ सहित बता दूं तो रेफरेंस नंबर 235 6th सीपीसी पेज नंबर 72 स्क्रीन पर लगा के दूंगा। संदर्भ संख्या 235 पृष्ठ संख्या 72 पर लिखा हुआ है कि सबसे वहां पर अधिकारियों ने साउट किया, मांग की कि हम स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस के हकदार हैं, क्योंकि सीसीएस में सभी प्रकार के कर्मचारी के, ये तो एक वर्किंग मेथड है, बिल्कुल बात सही है, वर्किंग मेथड है रैशनलाइज करने का, पे स्केल बनाने का, लेकिन काम का प्रकार अलग अलग है, इसलिए हमें स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस चाहिए, और वह मिला भी, वो था 50 रुपया। इसलिए जेटीएस उस समय पर शुरुआत जो होती थी उनकी स्केल था 700 रुपया, दोबारा बताता हूं 700 रुपया, लेकिन जो सेकंड लेफ्टिनेंट साहब थे उनका स्केल था 750, यानी 50 रुपया डिस्टरबेंस अलाउंस। यहां पर क्वेश्चन उठा है, पे कमीशन ने खुद पूछा है कि सबसे पुराना भारतीय कमीशन, इंडियन कमीशन अफसर इज जेसीओ, लिखा हुआ आप पे संदर्भ बता दिया, पढ़ लेना कि उन्हें क्यों नहीं डिस्टरबेंस अलाउंस मिलना चाहिए। उनने उस चीज को कहीं आगे नहीं बढ़ाया, ना ही डिस्टरबेंस अलाउंस दिया, तो नीचे वाले को क्या ही देते। अधिकारी को 50 रुपया था तो उसका 80% 70%, यानी जेसीओ को 30 रुपया 35 रुपया, और जवानों को 15 रुपया 20 रुपया दिया तो जा सकता था, लेकिन वो बात वहीं दफन होगी, दब गई। अब तक आपने 3rd सीपीसी तक देख लिया है कि अपनी ही बात रखी गई, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एक बड़ा मिस्ट्री वहां पर, जब बांग्लादेश युद्ध जीत दिया था 1971 में, फाइनेंशियल कंडीशन देश की खराब बताई गई, और वहां पे एक बड़ा प्रश्न ये भी उठा कि लेंथ ऑफ सर्विस भी तो समान नहीं है, परिभाषित तो कर दिया सेमी इंडस्ट्रियल, लेकिन इनका क्या होगा, ये तो जल्दी रिटायर हो जाएगा, एक चपरासी का वेतन डी ग्रुप का सूबेदार से ऊपर निकल जाएगा अंतिम वेतन, फिर इनकी पेंशन कैसे तय करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि देश की हालत जब ठीक हो जाएगी तो इनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया करेंगे, जिसका लफड़ा, जिसका लॉलीपॉप जो आज तक आप खूब ले रहे हैं, 3 बार रिवीजन भी हो गया, तब भी आप नाराज हैं, सड़कों पे है। आगे बढ़ते हैं, पूरी सीरीज अलग अलग मिस्ट्री ऑफ 6th सीपीसी, सर्जरी ऑफ 6th सीपीसी एंड मिस्ट्री ऑफ 7th सीपीसी के एपिसोड आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में है। और जब भी अपग्रेडेशन मिस्ट्री चलाएंगे तो एक बार फिर से इन बारीक तथ्यों को ले आएंगे। अब बात करते हैं 4th सीपीसी की। 4th सीपीसी में कुल, यानी कि 3rd सीपीसी में 8 ग्रुप थे, ABCDEFGH। अब 4th सीपीसी में ग्रुप संख्या ABCDE 5 ग्रुप बनाए गए और 51 पे स्केल दिए गए, लेकिन यहां पर भी अधिकारियों ने अपने लिए साउट किया कि हमें मेजर जनरल तक रनिंग पे बैंड दो। गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा रनिंग पे बैंड के साथ साथ इंटीग्रेटेड पे स्केल दिया, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो उस इंटीग्रेटेड पे स्केल में 4th सीपीसी में 51 पे स्केल जो मैं बता रहा हूं, अप टू मेजर जनरल मांगा था, लेकिन दिया उनने अप टू ब्रिगेडियर है, और मेजर जनरल को सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में रखा गया और विथ रैंक पे भी दी। उस टाइम पर कैप्टन से लेकर ब्रिगेडियर तक रैंक पे 200 से 1200 तक थी, और मेजर जनरल साहब को जैसे कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप पर रखा, उनका स्केल था 5900 टू 6700। आपको वो पन्ना भी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उस समय पर जेटीएस जो स्केल था वो था 2200 से 4000, लेकिन इंटीग्रेटेड पे स्केल जो रनिंग पे बैंड रखा गया लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर, वो रखा था 2300 से 100 रुपया उस पर इंक्रीजमेंट, और 4200, लेकिन उसे इंटीग्रेटेड करके कर दिया गया 2300 से 5100 के 28 साल की एवरेज निकाल करके 28 साल में एक व्यक्ति ब्रिगेडियर भी बन जाता है। तो और सेपरेट रैंक पे भी दी। बताइए, यहां पर आप भी तो सैनिक हैं, बराबरी की तो बात ही नहीं हो सकती, लेकिन क्या कुछ भाग 1 रुपया भी आपको क्या डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया?
शामिल जेसीओ, जहां पर पे कमीशन कह रहा कि ये इंडियन कमीशन रैंक है, क्योंकि ऑफिसर्स पहले सैंड हर्ड अकेडमी, सैंड हर्ड रॉयल अकेडमी, रॉयल सैंड हर्ड अकेडमी सॉरी से इंग्लैंड से आते थे, ब्रिटिश से आते थे, अधिकारी थे। और 1932 में आईएमए, जो मेरे ठीक पीछे है, आईएमए की स्थापना हुई। और आईएमए में जब इंडियन अफसर्स आने लगे तो हम लोगों का जेसीओ का क्रेज धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया गया। लेकिन यकीन मानिए इंडियन कमीशन जेसीओ ही है। और वहां पर जो पहले संस्थापक 1932 में जनरल फिलिप चैटवुड, तो चैटवुड सिद्धांत भी कहते हैं, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, कि सबसे पहले देश के लिए सोचें, फिर अपने सबऑर्डिनेट नीचे वालों के लिए सोचें, और अंत में अपने बारे में। तो क्या ऐसी हो रहा है, या ठीक उल्टा कर दिया कि सबसे पहले मैं, बाकी बाद में? ये आप समझते रहना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, इंटीग्रेटेड पब्लिक रनिंग पे एंड फोर्थ पे कमीशन भी था, नॉट ओनली 6 पे कमीशन, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ सिपाही इन्फेंट्री सोल्जर को परिभाषित किया गया कि उसका इन्फेंट्री सोल्जर की ड्यूटी किसी से कंपैरेटिव नहीं की जा सकती है, और उसे 5% अतिरिक्त वेतन भी मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक तो ग्रुप ए बी सी डी ई तक थे, दूसरा इंक्रीजमेंट केवल 10 थे, नौकरी सिपाही की मिनिमम 15 साल थी, तो 5 साल वो ऐसे ही बैठा रहता था। तो ये उसमें एक माइनस पॉइंट था। और बाकी का जेसीओ तब भी गजेटेड स्केल में थे, और पुराने जेसीओ का यदि आप उस टाइम का वेतन निकालोगे तो वो लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब के बराबर या उससे अधिक भी होता था, क्योंकि इंक्रीजमेंट लग चुके होते थे। अब आगे बढ़ते हैं, 5th सीपीसी में क्या सोचा गया। अब तक मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, साउथ मांग सिर्फ अपने लिए रखी गई, और जो मांग रखी गई गवर्नमेंट ने तकरीबन उसे पूरा भी किया। ये था 4th सीपीसी तक का विश्लेषण। 5th, 6th और 7th सीपीसी का विश्लेषण सेकंड पार्ट में ले आऊंगा। तब तक इसे देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आपके अधिकारों के साथ खेला जाता है, क्योंकि अंत में यही कहना चाहता हूं, ये सब इसलिए हुआ, एक तो जागरूकता नहीं थी, दूसरा एकता नहीं था, नॉलेज नहीं था, और साथ ही हमारा पक्ष लेने वाले रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं थे। तो इस बार भी जब 8th पे कमीशन खोले तो आपके एक्समैनों के हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पे कमीशन कमेटी में यदि ना हो तो फिर से खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आपको फैक्टर्स दे करके, क्योंकि आपका बेसिक स्केल पहले ही नीचे है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर और कैलकुलेशन ऑफ एमएससीपी और जो मिलिट्री सर्विस पे 3 बड़े स्तंभ के अलावा अन्य चीजें जैसे ऑनरी कमीशन, डिसेबिलिटीज, फैमिली पेंशन, ये सब के सब किस पर डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करते हैं आपके बेसिक ढांचे पर। यदि बेसिक स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फैक्टर लगेगा तो वेतनमान ऊंचा जाएगा, नहीं तो वहीं रहोगे जहां थे। और विसंगतियां कितने भी वो आरोपी ला लो, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सुधरा तो आपको फिर भी कुछ नहीं खास मिलने वाला है। तो इसलिए 4th सीपीसी तक का मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की, वीडियो लंबा हो जाता है। 5th, 6th, 7th सीपीसी का विश्लेषण भी अगले वीडियोज में जरूर करूंगा। लेकिन इस वीडियो को उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जागरूक रहेंगे, ताकि हमारी आवाज एमओडी से लेकर पीएमओ तक जाए और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।